अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी ऑफ मेटल्स, और इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, ड्रूड एंड लॉरेंट ने। तो पहले हम समझेंगे कि ये थ्योरी बेसिकली है क्या। ये बड़ी सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो हम इसको पहले थ्योरेटिकली देखेंगे और फिर जो है ना मैथमेटिकली भी इसको ड्राइव करेंगे। तो ड्रूड एंड लॉरेंट ने 1900 में मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्लासिकली तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने लेट किया कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह किसी कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं। क्लियर। तो लेट्स सी के हम ये कंडक्टर हैं, तो इसके अंदर ये ब्लैक कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन आप समझ लें, और ये जो रेड कलर के हैं ये क्या हैं, आयंस हैं। तो इन्होंने जो है ना कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल इस तरह एनालॉगस किया जिस तरह किसी कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं। सो इन्होंने ये एज्यूम किया कि जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस हैं इलेक्ट्रॉन के दरमियान या फिर इलेक्ट्रॉन और आयन के दरमियान, तो इन्होंने इन्हें कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट के एब्सेंस में, जब हम जो है ना इस कंडक्टर को बैटरी से नहीं जोड़ते या इसके अंदर जब करंट फ्लो नहीं होता, तो उस वक्त मेटल किस तरह बिहेव करता है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो है ना मेटल किस तरह बिहेव करता है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। क्लियर। टू एक्सप्लेन थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल, the Drude and Lorentz assume the free electron in metal just like molecule of gas in container. Clear? In the absence of electric field, पहले हम ये केस जान लेते हैं कि हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो वो जो है ना इन आयन के साथ कोलाइड भी कर सकते हैं। तो इनकी जो कोलिजन होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन की आपस में कोलिजन या फिर इन आयंस के दरमियान जो कोलिजन है वो इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो सकती हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन फोर्सेस और इलेक्ट्रॉन आयन फोर्सेस इनको निगलेक्ट किया गया। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो इनके दरमियान हैं, तो इन्होंने जो है ना इसको निगलेक्ट किया। जस्ट कोलिजन होगी इनके दरमियान, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयंस आर इलास्टिक इन नेचर। क्लियर। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी इक्वल टू होती हैं 3/2 KBT। यहाँ पे KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये हमारे पास इक्वल टू है 12mc², इसे कह देते हैं, ये रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी है, या फिर हम इसे थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ होता। तो जब हम किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती हैं वो थर्मल वेलोसिटी होती हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो उस वक्त कौन सी वेलोसिटी होती है, उस वक्त थर्मल वेलोसिटी नहीं रहती बल्कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती हैं। तो पहले हम थर्मल वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या होती है। तो यहाँ से हम c² यहाँ पे रहने देते हैं, ये हाफ से कैंसिल, बाकी जो टर्म है इन्हें हम लिख लेते हैं। तो 3 kBT बाई ये m यहाँ आ जाएगा। अब c² हमारे पास क्या आएगा, 3 kBT/m और इसका स्क्वायर रूट। इसे आप बोल दें इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी। जब हमने कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ होता तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं इस वेलोसिटी के साथ। क्लियर। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तब क्या होगा। क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, कौन से फैक्टर के साथ इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो सकती हैं। ठीक है। तो ये c² जो है ये प्रोपोर्शनल टू है
टी के स्क्वायर रूट के। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया होता। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होता है, अब हम उस पोर्शन को देख लेते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं यानी इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है तब क्या होता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है ना रेंडमली होती हैं, लेकिन अब प्रॉपर डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती हैं, ऑलवेज अपोजिट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट मूव करता है, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव घूमते हैं। तो हम इसके लिए एक नया हिंट देंगे, प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जो है ना अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, कि मेटल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से है। तो वो उस वक्त हम मालूम करेंगे जब हम किसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उस वक्त हम जो है ना इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ या कंडक्टिविटी को जान पाएंगे। So when electric field is applied, then electron are moving in opposite direction of electric field. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेंगे, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो उन पर अप्लाई होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये फोर्स जो है ना इलेक्ट्रॉन फील करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और वो सेम डायरेक्शन में चले जाएंगे, नेगेटिव से इस तरह पॉजिटिव इस तरह मूव करेंगे, और करंट जो होगा वो कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, लिहाजा जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करती हैं कि फोर्स जो है ना इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो इस फोर्स की वजह से कुछ एक्सलरेशन भी जनरेट होता है। तो वो एक्सलरेशन किस तरह है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। तो यहाँ से एक्सलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी, पहले तो थर्मल वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी भी चेंज हो जाती हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं किया था, तब हमने इलेक्ट्रॉन और आयन के दरमियान जो फोर्सेस हैं उन्हें तो हमने निगलेक्ट किया था, लेकिन फोर्सेस अब भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इनके दरमियान कुलयन हैं हम उन्हें काउंट कर रहे हैं। तो अब इनके दरमियान कुलयन किस तरह की होगी ये हम देखेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इन आयन के साथ कोलाइड करेंगे तो उसके बाद फिर वो नेक्स्ट किसी आयन के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके रास्ते में जो आयन है ना ये एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम कह दें कि लैम्डा जो है ये अगर मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करें, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कुलयन, यानी इलेक्ट्रॉन जब इस आयन के साथ कोलाइड करता है उसके बाद जब दूसरे आयन से कोलाइड करेगा तो इस आयन और उस आयन के दरमियान जो डिस्टेंस था, दो सक्सेसिव कुलयन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा से शो करते हैं। और जितना टाइम लगता है इस कुलयन में तो उसे हम कुलयन टाइम कहते हैं, या फिर उसे रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, ठीक है, कुलयन टाइम। तो कुलयन टाइम कह दें या रिलैक्सेशन टाइम, हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दौरान रेस्ट में होता है, क्योंकि अब तक कोलाइड नहीं कर पाता। तो एक कुलयन से दूसरे कुलयन तक के लिए जो है ना इलेक्ट्रॉन अभी तक फ्री होता है, सही है। तो जितना डिस्टेंस वो कवर करता है दूसरे कुलयन तक के लिए, तो उस डिस्टेंस के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टॉव कहते हैं, या फिर इसे हम कुलयन टाइम भी कहते हैं, ठीक है। या यूँ कहते हैं कि कुलयन, दो कुलयन के दरमियान जितना वक्त दरकार होता है उसे हम कुलयन टाइम बोलते हैं, और जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर करता है दो सक्सेसिव कुलयन के बिटवीन उसे हम मीन फ्री पाथ या लैम्डा बोलते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे इस मीन कुलयन टाइम को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम पहले इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस कवर करता है S इज इक्वल टू वी टी, तो उस डिस्टेंस को हम लेट्स सी लैम्डा बोल देते हैं। और जो स्पीड है हमारे पास, तो
स्पीड को हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कह देते हैं और इसे हम टाउ। तो इस वेलोसिटी को हम जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले हम इसे जनरल रिलेशन के तौर पर लिख लेते हैं। तो सी बार यहाँ पे हमारे पास क्या था, क्योंकि हम पहले टाउ मालूम करना चाहते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बाई सी बार। तो यहाँ पे हम सी बार को यूज़ कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 3kT/m। तो ये इन्वर्स में है, तो अगर हम इसे यूँ लिखना चाहते हैं तो m और 3kT। तो इससे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। ये क्या है, कोलिजन टाइम। जब एक इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन करता है तो जितना टाइम उसे रिक्वायर्ड होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए, तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाँ कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी इसे बोलते हैं। और लैम्डा क्या है, ये मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई की वजह से, अगर हम उसे इस फॉर्म में लिखें v/d/टाउ, ठीक है, तो यहाँ से vd क्या आएगा, इसे हम निकाल लेते हैं। vd इज इक्वल टू a इंटू टाउ। ए क्या है, आप इक्वेशन नंबर 2 से ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियसली एक्सेलरेशन को निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो v इंटू डी इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, वो कुछ इस फॉर्म में था, माइनस ई बाई एम, इस तरह से था, है ना। यहाँ पे आप ये यूज़ कर दें, माइनस ई इंटू ई बाई एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। तो ये जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, थर्मल वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती हैं वो कौन सी वेलोसिटी होती हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो वो कंडक्टर में दर हकीकत क्या होता है, वो करंट डेंसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया जो है वो क्या होता है, हमारे पास करंट डेंसिटी होती है। तो करंट डेंसिटी को हम यूँ लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू माइनस NE/VD। ये VD यहाँ पे क्या है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इतना करंट जो है ना कंडक्टर में से फ्लो होगा। तो VD की वैल्यू जो है ना इक्वेशन 4 से यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। J इज इक्वल टू माइनस NE² E इंटू टाउ बाई एम। सही है, ये ई ऑलरेडी था और ये ई स्क्वायर हो गया, और ये ई और ये टाउ इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो ई के अलावा जो बाकी टर्म है, इसे अगर हम कांस्टेंट टर्म मान लें तो ये इस तरह, पहले हम इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिख लेते हैं, या फिर इस ई को आप बाद में लिख लें, टाउ को पहले लिखते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है ना, ये टर्म, इसे हम कोई कांस्टेंट नाम दे देते हैं, लेट्स सी हम सिग्मा, वैसे सिग्मा के इक्वल होता है ये जनरली भी, ठीक है। तो इसे हम सिग्मा का नाम दे देते हैं, सिग्मा इंटू ई। अब यहाँ से देखें कि जे जो है करंट डेंसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये ओहम लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जहाँ पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो ये ओहम लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गई है यहाँ पे। अब हमारा असल काम क्या था, इस कंडक्टिविटी को हमने फाइंड आउट करना था। तो इस कंडक्टिविटी को आगे लेकर जाते हैं। तो माइनस साइन यहाँ पे आप निगलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी निगलेक्ट नहीं, ये कैंसिल हो जाता है माइनस साइन। वो कैसे, यहाँ पे भी माइनस मौजूद हैं, तो जब VD हमने माइनस यहाँ पे पुट किया था तो ये प्लस हो जाता है, क्लियर। तो ये माइनस साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब सिग्मा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, यही हमारे पास कंडक्टिविटी होती हैं। तो ये हमारे पास इक्वल है NE² टाउ बाई एम। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 5 बोल दें। तो ये क्या है, कंडक्टिविटी है। लेकिन कंडक्टिविटी तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, तो हम इस रिलेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट में हमने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में जो है ना, ये जो हमने कल वाले लेक्चर में हमने जो थ्योरेटिकली पॉइंट्स पढ़े थे, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि हाई टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है, हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो है ये क्या करती हैं, डायरेक्ट रिलेशन है इसका T पे, और लो टेम्परेचर पे T⁵ पे है, तो कंडक्टिविटी इससे उलट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर की बात ही नहीं है।
तो बिल्कुल हैं यहाँ पे। वैसे गौर करें तो आप टॉव की वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हम जो है ना इजीली इसको टेम्परेचर की रिलेशन के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई स्क्वायर बाई एम, एन ई स्क्वायर बाई एम। टॉव की वैल्यू हमने प्रीवियस निकाली थी, वो क्या थी, लैम्डा इंटू एम ओवर 3kBT, इस फॉर्म में था, है ना। अब इसको आप अरेंज कर दें, किस तरह से ये अरेंज होगा देखें। इस m को मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि द m यहाँ पे दो पड़े हैं, इस एक m को मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर रूट इंटू m स्क्वायर रूट, है ना, सिंपल। तो ये m जो है ना स्क्वायर रूट वाले से ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो टर्म हमारे पास बचती हैं यहाँ पे, तो वो मैं लिख लेता हूँ एन ई स्क्वायर लैम्डा बाई 3kT इंटू ये वाला m स्क्वायर रूट भी इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी हैं, और हम इसे इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। ये था हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डेंस जो कंडक्टिविटी है, ये इन्वर्स रिलेशन है इसका किसके साथ, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। तो लेकिन हाँ, रेजिस्टिविटी क्या होगी, आप रेजिस्टिविटी हम इसको उलट कर देते हैं तो यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। इस इक्वेशन 6 को मैं लिख सकता हूँ। तो रेजिस्टिविटी आपको पता है ये क्या होता है, 1 ओवर हाँ सिग्मा, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को उलट कर दें तो ये हमारे पास आएगा 3kTm ओवर एन ई स्क्वायर लैम्डा। अब देखें रो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के टेम्परेचर स्क्वायर रूट के। तो ये हमारे पास जो है ना क्लासिकली रिजल्ट आए हैं। तो फर्दर चूँकि इसके अंदर काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, तो ड्रॉबैक्स चलें हम नेक्स्ट लेक्चर में अब स्टार्ट कर लेते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके।